बीएससी थर्ड ईयर यूनिट 4 पार्ट 4 है। इसमें हम देखेंगे मिनिमल स्पानिंग ट्री, न्यूनतम जनक ट्री क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। माना जी एक भारित ग्राफ है। वेटेड ग्राफ मतलब जहां पर हमें एज चीज क्या उसका वेट दे रखा हो कि 2 है कि 3 है, तो इसको माना जी एक भारित ग्राफ है। न्यूनतम भार सहित जी का एक जनक वृक्ष ग्राफ जी का न्यूनतम जनक वृक्ष कहलाता है। न्यूनतम भार सहित मतलब पहले तो उसका जनक वृक्ष जो होगा उसका जो हम जी के जनक वृक्ष एक से अधिक बना सकते हैं, तो जिसमें सबसे कम वेट होगा उसी को कहेंगे हम न्यूनतम जनक वृक्ष कहलाता है। तो फिर से डेफिनेशन देखिए। माना जी एक भारित ग्राफ है। न्यूनतम भार सहित जी का एक जनक वृक्ष ग्राफ जी का न्यूनतम जनक वृक्ष कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं कि लेट जी बी अ वेटेड ग्राफ, अ मिनिमल स्पॉनिंग ट्री ऑफ जी is a spanning tree of G. Minimal spanning tree of G is a spanning tree of graph G. Clear? ग्राफ G with minimum weight, मतलब जिसका वेट मिनिमम होगा उसी को ही कहेंगे हम मिनिमल स्पानिंग ट्री। फिर से इंग्लिश में एक डेफिनेशन फिर से देखिए। लेट जी बी अ वेटेड ग्राफ, अ मिनिमल स्पानिंग ट्री ऑफ ग्राफ G is a spanning tree of G with minimum weight. अब यहाँ पर दो वृक्षों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे हम। डिस्टेंस बिटवीन टू स्पॉनिंग ट्री। तो जी एक कनेक्टेड ग्राफ है। क्लियर? माना जी एक कनेक्टेड ग्राफ है। T1 T2 इसकी दो स्पॉनिंग ट्री हैं। तब T1 और T के जो बीच की डिस्टेंस होगी, मतलब दोनों स्पॉनिंग ट्री के बीच की जो डिस्टेंस होगी वह जी में कोरों की वह संख्या होती है, जी के नंबर ऑफ एजेस इन जी, जो विच लाइज जो कि एक में विद्यमान है किंतु दूसरे में नहीं है। ठीक है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्पॉनिंग ट्री मीन जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ एंड T1 T2 इट्स टू स्पॉनिंग ट्री। देन डिस्टेंस बिटवीन T1 एंड T2 इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस ऑफ जी, मतलब जी में एजेस की संख्या प्रेजेंट इन वन बट नॉट प्रेजेंट इन द अदर, मतलब वो एजेस की संख्या जो कि T1 में है परंतु T2 में नहीं, मतलब एक में प्रेजेंट हो दूसरे में नहीं हो, उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। क्लियर? तो डिस्टेंस ऑफ T1 T2 इज डिनोटेड बाय डिस्टेंस ऑफ T1 T2। यहाँ इसका एक एग्जांपल दिया है हमने। ये हमारा ग्राफ जी है, ये इसका स्पॉनिंग ट्री, ये इसका स्पॉनिंग ट्री। तो अब यहाँ देखिए डिस्टेंस ऑफ T1 T2 मतलब उन एजेस की संख्या जो कि T1 में है बट T2 में नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एजेस जो है T1 में नहीं है बट T2 में है। दूसरी एजेस ये ली हमने, ये वाली, ये T1 में नहीं, ये एजेस आ जाएगी। एक ये वाली एजेस है जो T1 में है बट T2 में नहीं है, मतलब ये वाली एजेस ये T1 में है बट T2 में नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ T1 T2 क्या हो जाएगा? 2। इसी तरह से T2 T1 वो एजेस, ये वाली जो एजेस है जो T2 में है बट T1 में ना हो, ये एजेस ये T2 में है बट T1 में नहीं। और दूसरी एजेस ये वाली है जो T2 में है बट T1 में नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ T1 T2 कितना हो जाएगा? 2। अब है क्रुस्कुल्स एल्गोरिथम। क्रुस्कुल्स एल्गोरिथम क्या होता है? क्रुस्कुल्स और प्रिज्म एल्गोरिथम बस नोट आता है, राइट नोट, शॉर्ट नोट। इसका आपको जो नोट रहेगा उसको एग्जाम, इसके क्रुस्कुल एल्गोरिथम को हम एग्जाम्पल देकर क्लियर करेंगे। तो पहले इसका एल्गोरिथम देख लें। इस एल्गोरिथम में हम सर्वप्रथम जी के कोरों में जो लूप न हो एक कोर इस प्रकार चुनेंगे, मतलब जी की जो हम कोर है हम उनको लेंगे। उन कोरों को चुनना है जिनमें लूप नहीं हो। ठीक है? एक कोर इस प्रकार चुनते हैं कि वह जी के सभी कोरों में न्यूनतम भार की हो। फर्स्ट स्टेप रहा कि जी के सभी कोरों में जो लूप नहीं हो वह एक कोर को इस प्रकार हम चॉइस करेंगे कि जी के सभी कोरों में न्यूनतम भार की हो। मीन्स इन दिस एल्गोरिथम वी फर्स्ट सिलेक्ट एन एज ऑफ जी विच हैज smallest weight among the all edges in G which are not loops, मतलब वो लूप नहीं होना चाहिए और जितनी भी G की जो एज है उनमें सबसे कम वेट की हो। क्लियर? नंबर 1 की स्टेप। फिर अब प्रत्येक उत्तरोत्तर चरण में, मतलब अब नेक्स्ट स्टेप जो लेंगे तो प्रत्येक उत्तरोत्तर चरण में जी के शेष सभी कोरों में न्यूनतम भार के अन्य कोर को चुनेंगे। अब जो एक कोर को हमने चॉइस कर लिया है, अब जो शेष जो बची रिमेनिंग कोर है उनमें भी जो फिर न्यूनतम भार की होगा उसको हम उसको चुनेंगे, पर वो इस तरह से चुनेंगे कि जो पूर्व में चुनी गई कोरों के साथ कोई परिपथ न बनाता हो। क्लियर? इसको हम इंग्लिश में देख लें कि देन फॉर ईच सक्सेसिव स्टेप, मतलब उत्तरोत्तर में सक्सेसिव स्टेप, सिलेक्ट फ्रॉम ऑल रिमेनिंग एजेस ऑफ जी
अनदर एज ऑफ स्मॉलेस्ट वेज, जो अब जो दूसरी जो एज रहेगी वो अब बची रिमेनिंग जो एज है उनमें सबसे न्यूनतम वेट की होगी। पहले वाली न्यूनतम वेट तो फर्स्ट स्टेप में ले ली, अब जो बची है उनमें जो न्यूनतम वेट होगा उसको हम लेंगे। और साथ में उसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारी जो पहले चुनी गई जो एजेस हैं उनके साथ कोई वो सर्किट ना बनाता हो। क्लियर? तो देन फॉर ईच सक्सेसिव स्टेप सिलेक्ट फ्रॉम ऑल रिमेनिंग एजेस ऑफ जी another age of smallest weight that makes no circuit with the previous selected age। क्लियर? जो प्रीवियस सिलेक्टेड जो पूर्व में चुनी गई जो एजेस हैं उनके साथ कोई सर्किट ना बनाता, इसको ध्यान रखेंगे, परिपथ नहीं बनना चाहिए। तो सेकंड स्टेप क्लियर। अब फिर इस प्रक्रम को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि n-1 कोरों का चुनाव ना हो जाए। इसको हम लिखेंगे कि वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस until n-1 ages have been selected and this ages from the desired minimal spawning tree। इस प्रकार हम इस एल्गोरिथम से हम न्यूनतम ये कोरें क्या बनाएंगे, न्यूनतम जनक वृक्ष बनाएंगी। तो ये स्टेप क्लियर है, इसको हम फिर से लिख रहे हैं। एल्गोरिथम निम्न चरणों में पूर्ण होगा। पहली स्टेप इसको हम लैंग्वेज में लिख लें। सबसे फर्स्ट स्टेप है न्यूनतम भार की एक एज का चुनाव करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप चूज एन एज मिनिमल वेट इफ देयर इज मोर देन वन एज ऑफ मिनिमल वेट आर्बिट्ररी चूज वन ऑफ दिस एज। अगर एक से अधिक हमें ऐसे दिख रही हैं कि वेट जिनका वेट न्यूनतम मतलब दो एजेस का वेट 1 आ रहा है या कोई भी दो एजेस का वेट सेम मिनिमम आ रहा है, तो ये हमारे ऊपर चॉइस है कि हम किसको चुनें। क्लियर? तो आर्बिट्ररी चूज वन ऑफ दिस एजेस। तो इस प्रकार करेंगे। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप जो रहेगी, प्रत्येक अवस्था में न्यूनतम भार की एज का चुनाव जो अब तक नहीं चुनी गई है इस प्रकार करेंगे कि उसका समायोजन एक परिपथ का निर्माण न करे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से न्यूनतम वेट की एज लेंगे जो प्रीवियस में चुनी नहीं है, उसके अलावा अब लेंगे हम, और इस तरह से उसका चूज होना चाहिए कि वह एक सर्किट का निर्माण न करे। सेकेंड स्टेप मतलब एट ईच एजेस चूज फ्रॉम द एज नॉट येट चूज द एज ऑफ स्मॉलेस्ट वेट वुज इंक्लूजिव विल नॉट क्रिएट अ सर्किट। तो एट ईच एज स्टेज, इस स्टेज में हम चूज फ्रॉम द एजेस नॉट येट चूज द एजेस ऑफ स्मॉलेस्ट वेट, जो कि पूर्व में स्मॉलेस्ट वेट में चुनी नहीं है, उनके बाद वाले में से लेंगे। और किस तरह क्यों ना गए, वो इंक्लूजन विल नॉट क्रिएट अ सर्किट, जिसका समायोजन एक सर्किट ना बनाए। थर्ड स्टेप, चूंकि जी में एन सीरीज है तो हम n-1 कोरों के चुनाव को करते रहेंगे। इफ जी हैज एन वर्टिक्स स्टॉप आफ्टर n-1 एजेस हैव बीन चूज। यदि हम n-1 कोर के चुनाव कर लेंगे तो हमारे चुनाव को बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रक्रिया को हम रोक देंगे। ये है हमारा क्रुस्कुल्स एल्गोरिथम। क्लियर? तो इसको पूरा लिख दिया है मैंने और ये करा। अब इसका हम एग्जाम्पल देकर हम इसको शो करेंगे। अब जैसे क्वेश्चंस लिखे, निम्नांकित आलेखा क्रुस्कुल विधि से न्यूनतम जनक वृक्ष प्राप्त कीजिए। फाइंड द मिनिमल स्पॉनिंग ट्री ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ यूजिंग क्रुस्कुल्स एल्गोरिथम। ये कोई मैंने ग्राफ बनाया A B C D A B C D E। इसके ये वर्टेक्स है मेरे पास में, 5 वर्टेक्स है दिख रहे हैं हमें। उनका सबका वेट दे रखा है 3 4 1 2, ये 1 4 3 सब एजेस का वेट दे रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ ग्राफ में 5 चीज हैं। द गिवन ग्राफ हैज 5 वर्टेक्स, देयरफॉर एनी स्पॉनिंग ट्री ऑफ जी विल हैव 4 एजेस। जितने भी वर्टेक्स होते हैं उससे एक कम उसकी एजेस होंगी। तो यहाँ पर अतः जनक वृक्ष में 4 कोरें होंगी। देयरफॉर एनी स्पॉनिंग ट्री ऑफ जी हैव 4 एजेस। जी के समस्त कोरों को भार के साथ हम अहासमान क्रम में लिखेंगे। Therefore any spawning यहाँ पर now first we list all edges of G in order of non decreasing weighted। तो देखिए यहाँ पर कोर लिया। सबसे पहले मैंने BC लिया क्योंकि VC का वेट 1 है, फिर C का वेट भी 1 है यहाँ कोर, और यहाँ पे एजेस लिखा, यहाँ पर उनका वेट लिखेंगे। फिर 1 के बाद 2 एजेस, 2 है इसका वेट CD का, तो CD का वेट 2। फिर हम देखेंगे BA 3 का वेट इसका भी है, तो BA लिया यहाँ पर, इसका वेट 3, और ED लिया, इसका भी वेट 3 है। फिर आएगा आपका AD, इसका वेट 4, BE इसका भी वेट 4 है। तो ये हमने लिखा ऊपर एजेस और नीचे उनका वेट लिख देंगे। अब फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम उस एज का चुनाव, देखिए 1 वेट की 2 एजेस हैं, हमारे ऊपर है हम किसको भी चुन लें, क्योंकि हमने बताया था ये हमारे ऊपर रहेगा। आर्बिट्ररी चूज वन ऑफ दिस एजेस। तो हमने BC का चुनाव करा है कि जिसका न्यूनतम वेट 1 है।
ये BC लिया। अब BC के बाद में हम देखेंगे कि हमें कौन सी उसको चुनना है। तो अगले कोर में हम CE को जोड़ेंगे उसमें, क्योंकि CE का वेट भी कितना आ रहा है 1 है, तो CE को चूज करा। सेकेंड स्टेप में हम पहले स्टेप में चूज एज BC हैज मिनिमल वेट, एंड सेकेंड में एट द नेक्स्ट एज उससे CE को कनेक्ट कर देंगे C से E पर, और देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा वर्टेक्स है उस पर कोई परिपथ न बन रहा, नहीं बन रहा है यहाँ पर। अब हम थर्ड में कोर CD को जोड़ेंगे। CD कोर इसका वेट 2 है, इसके बाद का मिनिमम वेट, तो CD को इसके साथ जोड़ा। फोर्थ स्टेप में हम अभी हमारे पास 4 वर्टेक्स है, हमें 5 वर्टेक्स को जोड़ना है और एजेस हमारे को 4 रखनी है। अभी 3 एजेस हो चुकी है हमारी। अब 4 में हम BA को जोड़ेंगे, कोर ED को नहीं लेंगे क्योंकि ED, ध्यान देखिए, ED का भी वेट 3 था और BA का भी वेट 3 है। तो ED को यदि हम लेते हैं तो ED मीन्स ये एक सर्किट फॉर्म में बन जाएगा, हमें सर्किट नहीं बनाना है, तो यहाँ लिखा ED कोर को नहीं लेंगे क्योंकि इससे परिपथ बन जाएगा। अब हम इसमें से कौन सी को, 2 वेट हैं, 2 एजेस हैं जिनका वेट 3 है, तो हम BA को चूज करेंगे क्योंकि हमने लिख रखा है हमारी स्टेप में कि हम उन्हीं एजेस का सिलेक्शन करेंगे जबकि इनका समायोजन एक परिपथ न बनाए। इसलिए से हमारा G का न्यूनतम वृक्ष बन गया। मैं प्रोग्राम को प्रोसेस को रखेंगे जब तक 4 एजेस न मिल जाए। हमें 4 एजेस मिल गए तो हमारा यहाँ प्रोसेस को हम समाप्त करेंगे। अब हम इसका वेट देखेंगे, तो यहाँ इसका वेट हो जाएगा 3 + 1 + 1 + 2 मीन्स 7। तो इसका वेट जो है ये मिनिमल स्पैनिंग ट्री विच वेट इज 7। तो यह इस तरह से हमने क्रुशॉल्स एल्गोरिथम को कंप्लीट करा। क्रुस्कुल एल्गोरिथम कंप्लीट होगा तो इसका आप पूरा वो लिखेंगे, पहले क्रुशॉल एल्गोरिथम, फिर उसकी स्टेप्स, और फिर एक प्रॉब्लम्स को स्टेप से समझाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म एल्गोरिथम। प्रिज्म एल्गोरिथम को पहले भी हम इसमें प्रिज्म एल्गोरिथम को लिखेंगे, फिर इस पर एक प्रॉब्लम्स लेंगे। तो प्रिज्म एल्गोरिथम मीन्स क्या है? प्रिज्म एल्गोरिथम इस विधि में निर्दिष्ट शीर्ष से प्रारंभ करके न्यूनतम भार के कोर को हम चुनते हैं। मतलब इन दिस एल्गोरिथम स्टार्टिंग अ डिजाइन वर्टेक्स चूजन एन एज विथ मिनिमम वेट। यहाँ पर हम पहले तो कोई भी शीर्ष को लेंगे और वहां से उस पर वर्टेक्स चूज करेंगे और फिर एन एज विथ मिनिमम वेट, और उस पर मिनिमम वेट जो है उस एज को लेंगे। तो इस विधि में निर्दिष्ट शीर्ष से प्रारंभ करके न्यूनतम भार के कोर को हम चुनते हैं। इन दिस एल्गोरिथम स्टार्टिंग एट अ डिजाइनेड वर्टेक्स chosen an edge with a minimum weight and consider this edge and associated vertex as part of the desired T. Clear? अब न्यूनतम भार के कोर को चुन लिया। इस कोर को हम एवं संबंधित शीर्ष को अभिष्ट वृक्ष का एक भाग मानेंगे। क्लियर? ये जो कोर जो एज जो हमने चूज की उसको और उससे संबंधित जो वर्टेक्स है उसको हम हमारी जो रिक्वायर्ड ट्री है उसी का एक पार्ट मानेंगे। क्लियर? तो दिस एज एंड एसोसिएटेड वर्टेक्स एज पार्ट ऑफ द डिजायर्ड ट्री। फिर अब हम न्यूनतम भार के एक कोर को लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूनतम भार के कोर को लेंगे जिसका चुनाव अभी तक नहीं हुआ हो और इसका एक नोड वृक्ष में हो जबकि दूसरा नोड वृक्ष में नहीं हो। क्लियर? तो